Hello class, I am Deepak Gupta and today we shall talk about characteristics of a good tool. The topic lies under the paper measurement and evaluation. Before we discuss the features of a good tool, first and foremost I believe we need to understand that what a tool actually is. एक टूल होता क्या है, टूल हम कहते किसे हैं. So tool, in order to define it in a simple way, a tool is a formal and systematic instrument that has been designed to assess the quality, ability or skill of the learners. As a researcher or as a teacher, आप इसको ऐसे समझने का प्रयास करें कि अगर आप एक शिक्षक हैं और आपको आपकी अपनी कक्षा में विद्यार्थियों की क्वालिटी, एबिलिटी या उनके किसी पर्टिकुलर स्किल को मेजर करना है, असेस करना है, तो आप जो भी इंस्ट्रूमेंट, जो भी डिवाइस आप डेवलप करेंगे, कंस्ट्रक्ट करेंगे, उसे हम कहते हैं टूल. जनरली क्या होता है कि हम टूल का मतलब एक टेस्ट से ही लेते हैं, एक क्वेश्चन पेपर से ही लेते हैं, बट देयर कैन बी अदर वेज ऑफ डूइंग द सेम. सो अ टेस्ट और अ क्वेश्चन पेपर, इट इज़ वन ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ टूल. केवल यही टूल नहीं है, ये बात आपको समझना है, क्योंकि एज अ टूल आप उनका ओरल टेस्ट भी कर सकते हैं. ठीक है, तो ये आप समझने का प्रयास करें कि कोई भी चीज़, कोई भी डिवाइस और इंस्ट्रूमेंट जिसे आप डेवलप करते हैं, कंस्ट्रक्ट करते हैं लर्नर्स की स्किल को मेजर करने के लिए, उसे हम बोलते हैं टूल. आगे बढ़ते हैं हम और हम देखते हैं दैट व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड टूल. फर्स्ट इज वैलिडिटी. दोज हु आर एस्पायरिंग फॉर द एग्जाम्स लाइक नेट, बहुत ध्यान से समझने का प्रयास करें. वैलिडिटी, इट इज एक्चुअली द एक्सटेंट टू विच a test measures what it claims to measure. Try to understand, आपने एक टेस्ट बना दिया, लेकिन जिस डोमेन को जिस पर्टिकुलर एट्रीब्यूट को टेस्ट करने के लिए आपने वो टेस्ट बनाया है, क्या वो वही डोमेन या एट्रीब्यूट मेजर कर रहा है? इसी एक्सटेंट को हम बोलते हैं वैलिडिटी, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ टूल, एंड इट इज इक्वली इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम्स लाइक नेट. अब यहां पे समझने का प्रयास करें आप. अ टूल और टेस्ट दैट क्लेम्स टू मेजर द इंटेलिजेंस बी डिजाइंड केयरफुली दैट इट डज नॉट मेजर मेमोरी और अदर मेमोरी रिलेटेड एट्रीब्यूट्स लाइक रिकॉल एंड रिकॉग्निशन. यानी कहना ये चाहते हैं कि जब हम बात करते हैं वैलिडिटी की, तो वैलिडिटी में हम जिस ट्रेट या जिस एट्रीब्यूट को टेस्ट करने के लिए, मेजर करने के लिए टूल का कंस्ट्रक्शन करते हैं, हमारा मेन पर्पस उसी स्किल को टेस्ट करने का होना चाहिए, उसके साथ साथ अदर स्किल्स को टेस्ट करने का नहीं होना चाहिए. इसका बेस्ट एग्जाम्पल ये है कि आपने देखा होगा, सुना होगा, यू मस्ट हैव एन एक्सपीरियंस्ड कि जो प्योर साइंसेस हैं लाइक फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, वहाँ पे अक्सर हम ये बात करते हैं कि गुड हैंड राइटिंग का बेनिफिट नहीं मिलता या बैड हैंड राइटिंग होने का नुकसान नहीं होता, यानी वहाँ पे राइटिंग का फ़र्क नहीं पड़ता. या फिर अगर हमने कोई टूल डिज़ाइन किया हुआ है which has been designed to measure analytical और mathematical skills, तो वो linguistic lapses को, जो कि भाषा संबंधी त्रुटियां हैं, उनको बहुत ही कन्वीनियंटली इग्नोर कर देता है, कि उसको पता है कि वहाँ पे आपकी भाषा, आपकी लैंग्वेज स्किल्स का टेस्ट नहीं हो रहा है, बल्कि जो टेस्ट हो रहा है वो आपकी एनालिटिकल एंड मैथमेटिकल स्किल्स का हो रहा है. सो इट इज कॉल्ड वैलिडिटी. अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं दैट देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ वैलिडिटी लाइक इंटरनल, एक्सटर्नल, फेस, कंटेंट, क्राइटेरियन, कंस्ट्रक्ट एंड कॉन्करेंट. देयर आर ऑल्सो अ फ्यू मोर, लेकिन इनकी हम बात बहुत डिटेल में और सबकी बात हम एक सेपरेट लेक्चर में करेंगे. लेकिन आज हम
इन पे जो मेन बातें हैं स्पेशली हम हमारी परीक्षा के परिप्रेक्ष्य में इसको समझने का प्रयास करते हैं। फर्स्ट टू, इंटरनल एंड एक्सटर्नल वैलिडिटी, दे आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। आप किसी भी वर्ष का नेट का एजुकेशन का पेपर उठा के देख लीजिए, शायद ही कोई ईयर ऐसा हो जब इन दोनों में से एक भी ना आया हो। इंटरनल वैलिडिटी ये क्या रेफर करता है? इंटरनल वैलिडिटी इट रिफर्स टू द एक्सटेंट ऑफ द कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। इन सिंपल टर्म्स कि अगर आप कोई एक्सपेरिमेंटल रिसर्च कर रहे हैं और आपको पता है कि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में देर आर एटलीस्ट टू काइंड्स ऑफ वेरिएबल्स, इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट। Independent variables are manipulated and their effect are seen on the dependent variables. So, cause and effect relationship में जो genuineness है, जो originality है, ये refer करता है, ये imply करता है internal validity. And on the other hand, जो भी आपके research की findings हैं, outcomes हैं, conclusions हैं, to what extent the results of a particular study or research can be generalized to the wider population, ये हमारा रेफर करता है एक्सटर्नल वैलिडिटी। क्योंकि आपको ये बात पता है कि रिसर्च हम डायरेक्टली पॉपुलेशन पे नहीं करते, रिसर्च हम पॉपुलेशन से डिराइव्ड सैंपल पे करते हैं। सो द एक्सटेंट टू विच रिजल्ट्स ऑफ अ रिसर्च आर generalized to the population, that means external validity, and the genuineness, the originality of the cause and effect relationship is internal validity. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आप बहुत ध्यान से समझें। आगे बढ़ते हैं हम। फेस, व्हाट इज फेस वैलिडिटी? हम इस वर्ड से ही देखते हैं कि फेस वैलिडिटी होती क्या है। अब फेस का मतलब क्या होता है? फिजिकल अपीयरेंस। जैसा कि हमारे टीचर कहते हैं कि अगर आपको कोई टूल या कोई टेस्ट दिया जाता है, सो विदाउट नोइंग, विदाउट इंक्वायरिंग कि वो किस सब्जेक्ट का है, किस डोमेन का है, अगर उसका फिजिकल अपीयरेंस ही आपको ये बात बता दे कि वो किस डोमेन को, किस ट्रेट को, किस एट्रीब्यूट को टेस्ट करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, दैट मीन्स उसका फेस वैलिडिटी बहुत हाई है। और यही बात आपको ध्यान रखनी है कि फेस वैलिडिटी में टेस्ट की फिजिकल अपीयरेंस से ही ये बात पता चल जानी चाहिए कि वो टेस्ट किस पर्टिकुलर एट्रीब्यूट को टेस्ट कर रहा है। आगे मूव करते हैं हम और आते हैं हम कंटेंट वैलिडिटी पे। अब देखिए, जो हमारा टूल कंस्ट्रक्शन था, जो मेरा टूल कंस्ट्रक्शन था, वो लर्निंग थ्योरीज पे था। तो जब भी हम बात करते हैं कंटेंट वैलिडिटी की, तो हमारा मतलब होता है एलिमेंट्स ऑफ अ पर्टिकुलर कंस्ट्रक्ट। जैसे कि मैंने लर्निंग थ्योरीज पे किया था अपना टूल कंस्ट्रक्शन, लेकिन आपको पता है कि लर्निंग थ्योरीज के बहुत सारे सब डोमेन्स हैं। लाइक बैंडूरा की लर्निंग थ्योरी है हमारे पास, हल, स्किनर, थॉर्नडाइक, वाइगोत्स्की, गेस्टॉल्ट थ्योरी, देयर आर वेरियस थ्योरीज। तो इन सारी थ्योरीज को हम वेटेज देते हैं कि नहीं अपने टूल में, और अगर हम इनको प्रॉपर वेटेज देते हैं तो इसे हम बोलते हैं कंटेंट वैलिडिटी, यानी कि उस कंटेंट से रिगार्डिंग जो भी एलिमेंट्स हैं उनको हमने ड्यू वेटेज दिया है या नहीं। आगे प्रोसीड करते हैं और आते हैं हम क्राइटेरियन वैलिडिटी पे। देखिए, क्राइटेरियन वैलिडिटी इज बेसिकली एन एम्पिरिकल अप्रोच, ये साइंटिफिक अप्रोच है। इसमें हम करते क्या हैं? एज अ रिसर्चर आप जो भी टेस्ट कंस्ट्रक्ट करते हैं उसके रिजल्ट्स को हम, जो हमारे पास ऑलरेडी एक स्टैंडर्डाइज टेस्ट है, उसके रिजल्ट से कोरिलेट करते हैं। और अगर कोरिलेशन अच्छा हुआ, दैट मीन्स आपके टेस्ट की क्राइटेरियन वैलिडिटी, वर्ड पे ध्यान दीजिए, क्राइटेरियन, जो कि ऑलरेडी सेट की जा चुकी है बाय अ स्टैंडर्डाइज टेस्ट, उससे कंपैरिजन करके अगर आपका कोरिलेशन अच्छा आता है, दैट मीन्स यू हैव डन वेल, अदरवाइज इट रिक्वायर्स फर्दर इंप्रूवमेंट्स। कंस्ट्रक्ट,
कंस्ट्रक्ट मीन्स द पर्टिकुलर आइडिया, बिहेवियर और ट्रेट जिसको आप मेजर करने जा रहे हैं. इट माइट बी एप्टीट्यूड, इट माइट बी एटीट्यूड, पर्सनैलिटी हो सकता है, इंटेलिजेंस हो सकता है. तो जो भी आप कंस्ट्रक्ट, जिस कंस्ट्रक्ट को आपने मेजर करने के लिए अपना टूल कंस्ट्रक्ट किया हुआ है, वो किस एक्सटेंट तक इसको मेजर कर रहा है, इसे हम बोलते हैं कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी. और इसके लिए आप अपने टूल को एक्सपर्ट्स को दिखाते हैं, उनको देते हैं और उनका ओपिनियन लेते हैं. द लास्ट वन इज कॉन्करेंट वैलिडिटी. कॉन्करेंट वैलिडिटी इज एक्चुअली अ काइंड ऑफ क्राइटेरियन वैलिडिटी. देखिए, ध्यान से समझिए, दोनों में बहुत सिमिलरिटी है. डिफरेंस सिर्फ ये है कि जब हम बात करते हैं क्राइटेरियन वैलिडिटी की, तो हम अपने कंस्ट्रक्टेड टेस्ट के रिजल्ट की कंपैरिजन करते हैं एक स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट के साथ. सेम थिंग वी डू हेयर. फर्क सिर्फ इतना है कि क्राइटेरियन में दोनों टेस्ट को हम अलग अलग एडमिनिस्टर करते हैं, लेकिन कॉन्करेंट, जैसे कि नाम से ही लग रहा है, कॉन्करेंट मीन्स पैरेलल, एट द सेम टाइम, साइमल्टेनियसली, उसको हम साथ साथ एडमिनिस्टर करते हैं. और जो स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट है उसको हम क्राइटेरिया मानते हैं, और जिसे हमने कंस्ट्रक्ट किया है उसे हम प्रेडिक्टर मानते हैं. और दोनों के रिजल्ट्स को, आउटकम्स को हम कोरिलेट करते हैं. अगर कोरिलेशन अच्छा है, दैट मीन्स कि हमारे टेस्ट में कॉन्करेंट वैलिडिटी भी है. Reliability implies the consistency of a measurement. It refers to what extent our tools can be repeated for the same purpose. एक बात आप ध्यान रखेंगे कि रिलायबिलिटी जो है, इट रिफर्स कंसिस्टेंसी, और जो हमारा वैलिडिटी है ये रिफर करता है एक्यूरेसी को. देखिए, अगर आपने कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दिए हैं तो आपके लिए समझना आसान होगा. अगर आप इंग्लिश की बात कर रहे हैं तो इंग्लिश के पर्टिकुलर पेपर में दो चीज़ें बहुत ख़ास होती हैं और वो हर एग्ज़ाम में आती हैं. एक को हम बोलते हैं वर्बल एबिलिटी यानी कि VA, और दूसरा हमारा होता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन यानी कि RC. मैंने तकरीबन 11 साल तक इंग्लिश लैंग्वेज का अध्ययन अध्यापन किया है और अभी भी कर रहा हूँ, तो मैं आपको ये बात बेहतर समझा सकता हूँ. अभी जो VA और RC है, इंग्लिश में VA का मतलब है वर्बल एबिलिटी, लेकिन यहाँ पे आप इसको रिलेट कर सकते हैं V फॉर वैलिडिटी एंड A फॉर एक्यूरेसी. दैट मीन्स वैलिडिटी रिफर्स टू एक्यूरेसी. RC इन इंग्लिश मीन्स रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, लेकिन यहाँ पे एजुकेशन में आप इसको समझ सकते हैं दैट R फॉर रिलायबिलिटी एंड C फॉर कंसिस्टेंसी. आपसे नेट में ये पूछता है कि वैलिडिटी और रिलायबिलिटी में कौन सा मोर इम्पॉर्टेंट है, तो आप ये बात ध्यान रखेंगे, अगर आपका टेस्ट वैलिड है तो वो ऑटोमेटिकली रिलायबल भी होगा, लेकिन अगर आपका टेस्ट रिलायबल है तो वो ज़रूरी नहीं कि वो वैलिड ही हो. इस बात का आप ध्यान रखेंगे. आगे मूव करते हैं. रिलायबिलिटी के जो हमारे टाइप्स हैं वो टेस्ट रीटेस्ट मेथड है, इक्विवेलेंट फॉर्म्स मेथड है, अनदर वन इज स्प्लिट हाफ मेथड, एंड देन वी हैव रैशनल इक्विवेलेंस और कूडर रिचर्डसन. देखिए, हम पहले बात कर लेते हैं टेस्ट रीटेस्ट मेथड की. टेस्ट रीटेस्ट, इसमें हम एक टेस्ट डिज़ाइन करते हैं, कंस्ट्रक्ट करते हैं, और उसे हम एक ही पॉपुलेशन पे, ऑन द वेरी सेम पॉपुलेशन, 2 बार एडमिनिस्टर करते हैं. एक बार किया टेस्ट, दोबारा किया रीटेस्ट. और ये ध्यान रखते हैं कि जो टाइम स्पैन है, गैप है, वो बहुत कम भी ना हो और बहुत ज़्यादा भी ना हो, क्योंकि अगर कम हुआ या बहुत ज़्यादा हुआ तो वो हमारे आउटकम को अफेक्ट कर सकता है. ठीक है. और टेस्ट रीटेस्ट मेथड के थ्रू हम रिलायबिलिटी, स्पेशली हम एक्सटर्नल कंसिस्टेंसी का पता लगाते हैं. दैट मीन्स स्टेबिलिटी, कि हमारा टेस्ट जो हमने डिज़ाइन किया हुआ है वो कितना ज़्यादा स्टेबल है. नेक्स्ट टाइप इज पैरेलल फॉर्म और मेथड, इसको हम इक्विवेलेंट फॉर्म्स भी कहते हैं. अब यहाँ पे आप एक बात का ध्यान रखेंगे कि इस टेस्ट में हम क्या करते हैं, दैट व्हाट डू वी डू, कि हम एक ही टेस्ट के
एक ही एट्रीब्यूट को टेस्ट करने के लिए हम दो टेस्ट बनाते हैं, तभी तो पैरेलल हुआ, एक के साथ एक और। लेकिन जो हमारे आइटम्स होते हैं, यानी कि जो हमारा अगर मान लीजिए टेस्ट पेपर है, तो जो हमारे क्वेश्चंस होंगे, आइटम्स शुड बी सिमिलर, लेकिन वो सेम नहीं होने चाहिए, क्योंकि अगर सेम होंगे तो हमारा पर्पस पूरा फेल हो जाएगा। अब हमने एक एट्रीब्यूट को टेस्ट करने के लिए हमने दो टेस्ट पेपर बनाए, जहाँ पे आइटम्स हमारे सिमिलर हैं बट वो सेम नहीं हैं, और उनको भी हम दो बार यानी एक के बाद एक हम पॉपुलेशन पे एडमिनिस्टर करते हैं। यहाँ पे हम रैंडम एरर्स को अवॉइड करने के लिए पॉपुलेशन को दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। तो हमने पहला पेपर, मान लीजिए हमने पहला पेपर सेकेंड पॉपुलेशन को दिया और दूसरा फर्स्ट को, उसके बाद पहला फर्स्ट को और दूसरा दूसरे को। तो ऐसे करके भी हम रिलायबिलिटी कोफिशिएंट को चेक कर सकते हैं और ये पता लगा सकते हैं कि हमारा टेस्ट कितना रिलायबल है। तीसरा हमारा मेथड है स्प्लिट हाफ मेथड। देखिए, आपने कोई टेस्ट पेपर बनाया, उसमें 50 क्वेश्चंस हैं, 50, स्प्लिट हाफ, तो आप उसको हाफ कर देते हैं। अब आप हाफ इसे कैसे करेंगे? आपके पास दो ऑप्शंस हैं कि आपने पहले 25 को एक तरफ रखे और नेक्स्ट मीन्स 26 to 50th को एक तरफ रखे। अब ये टेस्ट आपका 25-25 में बढ़ गया और इन दोनों टेस्ट को आपने एडमिनिस्टर करा दिया। आपके पास एक ऑप्शन और है कि आप पहले 25 और आखिरी 25 को रखने के बजाय आप ऑड इवन भी कर सकते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 5, 7 टिल क्वेश्चन नंबर 49। ये आपने एक सेट बनाया, सेकेंड, फोर्थ, सिक्स्थ एंड 50th इसका आपने दूसरा सेट बना लिया और अब उन सेट्स को या उन टेस्ट को आपने एडमिनिस्टर किया। तो ये हमारा जो स्प्लिट हाफ मेथड है, ये मेजर करता है टू व्हाट एक्सटेंट all the parts of the test contribute to measure something that is actually being measured। और जब हम बात करते हैं रैशनल इक्विवेलेंस की या कूडर रिचर्डसन की, तो कूडर एंड रिचर्डसन ने कुछ फॉर्मूले दिए हैं लाइक KR20 एंड KR21। इसको हम रिलायबिलिटी के जो सेपरेट लेक्चर हम लेंगे हम उसमें कवर करेंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन इज ऑब्जेक्टिविटी। अब हमारा ऑब्जेक्टिविटी क्या है? तो इसको हमें सिंपल फॉर्म में समझने के लिए आप यूँ समझिए कि ऑब्जेक्टिविटी इज द कॉन्ट्रेरी टू सब्जेक्टिविटी। अब सब्जेक्टिविटी क्या है? सब्जेक्टिविटी इज व्हेन यू अलाउ योर पर्सनल ओपिनियंस, परसेप्शन, व्यूज, प्रीकंसीव्ड नोशंस, लाइकिंग्स और इवन डिसलाइकिंग टू बी अ पैरामीटर ऑफ इवैल्यूएशन। देखिए, ध्यान समझिए, एज अ टीचर और एज अ स्टूडेंट आपने ये बात अक्सर देखी होगी कि कुछ स्टूडेंट्स टीचर्स के बड़े फेवरेट होते हैं, लेकिन और होने भी चाहिए, क्योंकि टीचर्स दे आर ह्यूमन बीइंग्स, दे हैव फीलिंग्स, दे हैव इमोशंस, दे अप्रिशिएट, दे स्कोल्ड, दे इम्प्रूव। तो ऐसा यहाँ पे क्या होता है कि जो स्टूडेंट्स टीचर्स के फेवरेट हैं, जब इवैल्यूएशन की बात आए, व्हेन इट कम्स टू इवैल्यूएशन, तो उन्हें इसका अनड्यू एडवांटेज ना मिले, या वो स्टूडेंट्स जो टीचर के बहुत फेवरेट्स नहीं हैं तो उन्हें भी उसका अनड्यू डिसएडवांटेज ना मिले। इसी चीज़ की इसी थिंग की पॉसिबिलिटी को रिड्यूस करने के लिए जो हम काम करते हैं उसे हम बोलते हैं ऑब्जेक्टिविटी। देखिए, Objectivity is a process of reducing one's personal bias to be a hindrance in fair and fertile evaluation। यहाँ पे हमें एक बात समझनी होगी कि हम सब्जेक्टिविटी को ख़त्म नहीं कर सकते, लेकिन इसको हम रिड्यूस कर सकते हैं। तो बेहतर होगा कि हमारा टेस्ट हमारा जितना ही ऑब्जेक्टिव होगा, यानी कि जितनी ही वो ऑब्जेक्टिविटी में डील करेगा, सब्जेक्टिविटी उतनी ही कम होगी। फॉर एग्जाम्पल एलिजिबिलिटी टेस्ट लाइक नेट, सेट, सीटेड, ये जो भी हैं, दे आर कंडक्टेड ऑन अ पैटर्न ऑफ MCQs, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, जहाँ पे केवल एक ही आंसर सही होता है और कोई नहीं। तो इसे हम ऑब्जेक्टिविटी इन्हांस करने के लिए ही करते हैं, ठीक है। तो सब्जेक्टिविटी शुड नॉट बी
a hindrance or should not be a parameter in the process of assessment and evaluation. वहाँ पे ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए. अब ऑब्जेक्टिविटी किन लेवल्स पे हो? सो इट शुड बी एट द लेवल ऑफ कंस्ट्रक्शन, एट द लेवल ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन, एट द लेवल ऑफ स्कोरिंग एंड फाइनली एट द लेवल ऑफ इवेल्युएटिंग. इन सब पर होना चाहिए. इकोनॉमी, देखिए बड़ी सिंपल सी बात है. जब भी आप कोई टूल, कोई टेस्ट आप कंस्ट्रक्ट करते हैं तो आपको बहुत सोच समझ के करना चाहिए कि आप उस पर कितना पैसा खर्च कर सकते हैं. हो सकता है हाफ वे तक आपने बहुत पैसे खर्च कर दिए लेकिन उसे आप कंप्लीट ना कर पाएँ ड्यू टू लैक ऑफ फंड्स, आप किसी फिनेंशियल क्राइसिस के विक्टिम बन जाएं. तो ऐसा नहीं होना चाहिए. आपका जो टूल है, आपका जो टेस्ट है वो इकोनॉमिकल होना चाहिए. उतना ही पैसा आप खर्च करें जितना आप खर्च कर सकते हो या फिर जितना रिक्वायर्ड हो. प्रैक्टिकेबिलिटी एंड एफिशिएंसी, देखिए मैं अक्सर अपने मित्रों को बोलता हूं कि हमें लकीर का फकीर नहीं बनना चाहिए. मतलब क्या है कि भाई अगर आप बहुत ज़्यादा सैद्धांतिक होंगे, देखिए यहाँ पे आप चीज़ों को अदरवाइज ना लें. बात सिर्फ इतनी है कि प्रैक्टिबिलिटी में कभी कभी प्रिंसिपल्स के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है. जैसे मान लीजिए कि आप कोई टेस्ट कंडक्ट करने जा रहे हैं, ठीक है, और आपको कंडीशंस का बड़ा ध्यान रखना है. यानी कि मतलब दे शुड बी अ प्रॉपर रूम जहाँ फ़ैन होना चाहिए, विंडो होनी चाहिए. लेकिन अगर आपको जैसा आपके अनुरूप जो आप प्रिमिसेस चाह रहे हैं ऐसा नहीं मिल पाता है, उससे थोड़ा बहुत कम भी मिल जाता है, तो आपका ये अप्रोच होना चाहिए बीइंग अ प्रैक्टिकल इंडिविजुअल कि हाँ भाई ठीक है, हम इसको कंडक्ट करा लेते हैं, लेट्स गो फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन. क्योंकि क्या पता अगर आप वेट करें फॉर द होल फैसिलिटी तो फिर आपके हाथ से समय निकल जाए. तो इन चीज़ों का ध्यान रखें. प्रैक्टिकेबिलिटी एंड एफिशिएंसी ये आपके टेस्ट में ज़रूर होनी चाहिए. अ वेल बैलेंस्ड टूल, भाई आपका टूल वेल बैलेंस्ड कैसे होगा? आपको पता है देयर आर 3 डोमेन्स ऑफ लर्निंग, कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर. तो हर डोमेन को आपको वेटेज देना है. ध्यान रखिए, हर डोमेन से आपको इक्वल वेटेज नहीं देना है लेकिन प्रॉपर वेटेज देना है. किसी भी डोमेन को आपको नेग्लेक्ट नहीं करना है. और अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका टूल जो है बहुत ही बैलेंस्ड होगा. साथ ही साथ जो भी नॉर्म्स हैं दे मस्ट बी डिफाइंड, दे शुड नॉट बी एनी काइंड ऑफ एम्बिगुइटी. स्टेटमेंट्स मस्ट बी क्लियरली स्टेटेड. कोई कंफ्यूजन उनसे क्रिएट नहीं होनी चाहिए. Purposiveness and comprehensiveness are the another features or characteristics of a good tool. ये रेफरेंसेस हैं जो कि मैंने कहाँ से ये सारी चीज़ें ले रखी हैं, आप उसका अध्ययन कर सकते हैं. मैं आशा करता हूँ कि ये लेक्चर आपके लिए महत्वपूर्ण होगा और साथ ही साथ आप सभी को शुभकामनाएं भी देता हूँ. आप जिस भी इम्तिहान की तैयारी कर रहे हैं आप उसमें लगे रहें. ध्यान रखें, सफलता आपको एक दिन में नहीं मिलती लेकिन एक दिन अवश्य मिलती है अगर आप अपने लक्ष्य पे बने रहते हैं तो. इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं दीपक गुप्ता, बहुत बहुत धन्यवाद.